जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का डिमांड था कि रिवीजन क्लास लाइए, रिवीजन क्लास। तो रिवीजन क्लास फाइनली आज शुरू हो चुका है। और मैं बता दूं, सिस्टमेटिक तरीके से जो रिवीजन होगा वह आपका मंडे से शुरू होगा। ठीक है, मंडे से शुरू होने वाला है सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज, क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट वाइज। बाकी अभी इस सप्ताह में 2-3 दिन समय है, तो हम लोग को अब एक एक दिन जो है हम लोग को लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ गए। तो इस हिसाब से आप लोग को जो मैं कॉमन क्वेश्चन दिया था, जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में आता है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है पढ़ना एग्ज़ाम के लिए। तो इस 3 दिन में हम डेली अगर 3-3 क्वेश्चन भी करते हैं तो 3 दिन में 9 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लगभग कॉमन क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग पढ़िए। हम ये इस सप्ताह में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर आ जाएंगे, समझ गए। अब यहाँ पे बातें आएगा कि जो लोग अब नहीं पढ़िएगा, नहीं देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, समझ गए। ज़्यादा हम समय देंगे नहीं, रिवीजन क्लास है। तो जो लोग अगर अभी तक नहीं पढ़ाई में सीरियस हुए हैं तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि प्लीज़ सीरियस हो जाइए, वरना आपको जो है कोई नहीं हेल्प करने वाला रहेगा थ्योरी पेपर जब लिखने बैठिएगा एग्ज़ाम में। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब जो रिवीजन में मैं जितना भी क्वेश्चन दूँगा उसको आप कंप्लीट करते चलिए, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम बेहतर हो जाए, वरना आपके हाथ में है, आप जो कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि ये वीडियो 40 मिनट का है, लेकिन इसको देखने वाला मात्र 3 मिनट होंगे। ठीक है, 3 मिनट ही एवरेज देखेंगे, हमें भी ये पता है। हमें भी पता है कि फ्री का चीज़ जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जो है नहीं भाता है। यही चीज़ को अगर आपको पेड क्लास में देगा, रुपये लेगा और पेड क्लास बना कर देगा तो कहिएगा बहुत अच्छा है, समझ गए। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है हम कर रहे हैं। आपकी मन, पढ़िए नहीं पढ़िए आपके है। पीडीएफ हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जो है इसको तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और डेली 3-3 क्वेश्चन देंगे, डेली आपको कंप्लीट करते चलना है, कोई बहाना नहीं होगा कि नहीं हुआ ये हो। ठीक है, आपके हाथ में है, समझ गए। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जितना जो है डिटेल्स में ना जाकर जो जो मेन पॉइंट है उसको देखा जाए, क्योंकि एक दिन में 3 क्वेश्चन करना है तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो जो मेन पॉइंट होगा, आंसर होगा, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में 9 से हाँ जरूर हो जाए आपका, समझ गए। 9 से हाँ के लिए रिवीजन होता है। बाकी कंप्लीट अगर पढ़ाई करना है तो प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर पढ़िए, खुला द्वार है, समझ गए। बाकी 9 से अगर हाँ करना है तो ये रिवीजन देखते चलिए, तैयारी करते चलिए। चलिए करते हैं शुरू। अब यहाँ पे मैं आपको, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में किस सब्जेक्ट से है, सेकेंड ईयर में किस सब्जेक्ट से है, आपका यहाँ पे नाम लिख दिया गया है क्वेश्चन से ऊपर, तो टेंशन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी है और सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ होता है। यानी फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी है और सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। इन दोनों में जो है आपको क्वेश्चन है डिफेंस मैकेनिज्म। आप लोग उल्टा के देख लीजिएगा, दोनों ईयर मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी में कितना बार पूछा गया प्रश्न है डिफेंस मैकेनिज्म, इसके प्रकार और इसके महत्व पूछता है बार बार लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग मानसिक तंत्र क्या है, इसके क्या प्रकार है, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले आपको समझना है डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। माय डियर, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मतलब क्या होता है, रक्षा, समझ गए ना, रक्षा। और डिफेंस मिनिस्टर होता है ना, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री होता है ना, तो उसी प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म मतलब रक्षा, मैकेनिज्म मतलब होता है युक्ति, समझ गए, या तंत्र, रक्षा तंत्र या रक्षा युक्ति या फिर मानसिक तंत्र, जो भी कहिए, मेंटल मैकेनिज्म भी इसको हम कहते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए समझने के लिए बड़ी आराम से समझिएगा। मनुष्य होने के नाते, हम आप सब लोग मनुष्य होने के नाते हमारा ये नेचर है, ये प्रवृत्ति है कि हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं। सभी व्यक्ति अपना रक्षा खुद करना चाहता है। जैसे अगर किसी के सामने कोई समस्या आ जाता है तो कोई व्यक्ति दूसरे के बताने से पहले वह खुद ट्राई करता है कि हम अपने से इस समस्या का हल निकाल लें। ऐसा सब करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। जब समस्या बढ़ जाता है, जब उपाय कुछ नहीं दिखता है, तब न व्यक्ति आगे बढ़ता है, किसी दूसरे को बताता है, घर में बताता है, तो आगे की तरफ फिर जाता है। तो मनुष्य होने के नाते हमारी आपकी सबकी ये प्रवृत्ति होती है कि हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं। हम आप सब लोग अपना रक्षा करना चाहता है अनेक समस्याओं से खुद को, ठीक है।
और यही पर हमारे रक्षा तंत्र काम आते हैं। सभी व्यक्ति चाहता है कि हम अपनी परेशानी, हम अपनी चीज़ों से खुद के रक्षा करें, सब लोग चाहता है, ठीक है। और यहीं पे जहाँ पे आपका खुद से खुद के लिए रक्षा करने की बात आ जाए, वही काम जो है आपका मानसिक तंत्र का होता है, रक्षात्मक तंत्र का होता है या मानसिक तंत्र का होता है, समझ गए। मानसिक तंत्र एक तकनीक है, एक प्रक्रिया है जो हमारे माइंड के द्वारा, हमारे मेंटल प्रोसेस के द्वारा होता है। यह कोई मशीन नहीं है, ये कोई सामान नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है कि खा लेंगे, मशीन लगा लेंगे तो यह अपना काम करते रहेगा, ऐसा नहीं है, समझ गए। यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक टेक्निक है। कौन? डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म एक तकनीक है, मनोरचना एक तकनीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी चिंता व तनाव को कम करने का प्रयास करता है। यह एक ऐसा तकनीक है जो व्यक्ति के किसी परेशानी आने पर, जो व्यक्ति जो है किसी चिंता में डूबने पर, द्वंद्व आने पर, ठीक है, जैसे चोट लगने पर, दर्द का एहसास होने पर, तमाम चीज़ों से मानसिक रूप से व्यक्ति को रक्षा करता है। यह व्यक्ति के ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जब देखते होइएगा व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है तो वह डरने के कंडीशन में डर से बचने के लिए अपना उपाय भी ढूंढने लगता है खुद से ही। तो एक जो उस समय आपके माइंड में जो चलने लगता है बचाव के लिए, रक्षा के लिए, यही प्रक्रिया, यही तकनीक जो है व्यक्ति के स्वयं को स्वयं के लिए रक्षा करता है। और यही जो है क्या कहलाता है? डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है, मेंटल मैकेनिज्म कहता है, समझ गए ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। एवं इसके द्वारा वह अपने द्वंद्व को सुलझाने का कोशिश करता है, समझ गए। इसी तकनीक के जरिए व्यक्ति अपने अंदर जो चिंता है, जो तनाव है, जो द्वंद्व है, उसको कम करने का, सुलझाने का प्रयास करता है। सभी आदमी अपना समस्या, अपना चिंता, टेंशन, ये सब को कम करने का प्रयास करता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में चल जाता है तो देखते होइएगा वह व्यक्ति के बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगता है, तो सब व्यक्ति खुद से प्रयास करता है कि हमारा चिंता, हमारा ये सारा चीज़ कम जाए। लेकिन जब नहीं कम पाता है तो फिर डॉक्टर के सहारा लेता है। तो वही चीज़ें जो है, और बहुत आदमी जो है खुद से उपाय करके चिंता से, टेंशन से बाहर निकल भी जाता है, समझ गए ना। तो यही चीज़ें होता है, समझ गए। यह प्रक्रिया व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं मानसिक विकास में सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब ये जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, यह व्यक्ति के जो है व्यक्ति पर्सनालिटी को जो है व्यक्तिगत तौर पे और मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है, समझ गए ना। यह व्यक्ति के अंदर उसके पर्सनालिटी और उसके मेंटल जो डेवलपमेंट हुआ है उसको सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। मतलब यह किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को, उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है, नकारात्मक रूप से और सकारात्मक रूप से, ठीक है। और इसी के आधार पर जो है इसको दो प्रकार में विभाजित किया गया है, डिफेंस मैकेनिज्म को, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश भी हम दे दिए हैं। अब सकारात्मक मानसिक तंत्र जो होता है यह बहुत सारे प्रकार है। अब यहाँ पे मैं सबका डिटेल्स में पढ़ाने लगूँ तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर 30 मिनट 40 मिनट लग जाएगा। तो जो इसका मेन थीम है, मेन थीम हम बता देते हैं। और आपको भी कम से कम अगर इसके डिटेल्स के नहीं लिख पाते हैं, 2-2 3-3 लाइन नहीं याद कर पाते हैं, तो कम से कम इतना याद रखिएगा। तो जो अगर 10 नंबर के प्रश्न है तो आपको वहाँ पे 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 9 से तो हाँ होगा ना। तो ये चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन सा होता है? तो पॉजिटिव में होता है आपका क्षतिपूर्ति होता है, कंपेसेना, ठीक है, अनडूइंग मतलब सुधार करना, समझौता करना, कंप्रोमाइज कर लेना, दमन करना मतलब अपने ही अंदर जो है दमित करके रह जाना, इनकार कर देना, किसी भी चीज़ से साफ जो है डेनियल कर जाना, इनकार कर जाना, प्रतिस्थापित कर देना मतलब सब्स्टिट्यूशन, किसी चीज़ के जगह पर कोई दूसरा चीज़ काम करने लगना, प्रतिस्थापन, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन, समझ गए। सुधार मतलब अनडूइंग करना, वही चीज़ें है। समरूपता, आइडेंटिफिकेशन, समझ गए। और सब्लिमेशन मतलब परिष्करण। तो यह पॉजिटिव वाला इतना याद रखना पड़ेगा। देख लीजिए, परिष्करण, समरूपता, सुधार, युक्तिकरण, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, इनकार, डेनियल, दमन, रिप्रेशन, कंप्रोमाइज, समझौता, अनडूइंग, सुधार, कंपेशन मतलब क्षतिपूर्ति। तो ये चीज़ें इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। इतना भी अगर नहीं याद रख पाइएगा तो फिर आपको नंबर तो भूल ही जाइए कि 10 नंबर में आपको 7 नंबर 6 नंबर दे देगा, समझ गए। सिर्फ डिफिनीशन लिखने से थोड़ी ना देगा।
आगे है, अब हम लोग देखें कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीका से प्रभाव डालता है। तो देख लीजिए नकारात्मक में कौन कौन सा है। तो नकारात्मक में आता है फैंटेसी, कल्पना, कल्पना से भरे हुए। प्रत्याहार, विड्रॉल मतलब त्याग देना, अपने जिम्मेदारी को त्याग देना। प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन, अपने बात को किसी दूसरे पर थोप देना, ये प्रोजेक्शन होता है। मनोविच्छेद, डी एसोसिएशन, फिक्सेशन, स्थिरीकरण मतलब एक जगह पर जाकर फिक्स हो जाना, स्थिरीकरण। रूपांतरण मतलब कन्वर्जन, ठीक है, एक काम को दूसरे रूप में रूपांतरण कर देना। सप्रेशन, समन, ठीक है। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, प्रतिगमन, रिग्रेशन। तो ये सब चीज़ को अगर नहीं याद करके रखिएगा तो माय डियर समझ जाइए कि आपका 10 नंबर अगर एग्जाम में पूछ दे, चाहे आप फर्स्ट ईयर है चाहे सेकेंड ईयर, तो आप हाथ धो बैठ लीजिएगा। तो कम से कम मैं जितना अभी यहाँ पे बता दिया हूँ इतना भी अगर इसके महत्व को, इसके प्रकार को और इसके डिफिनीसन को लिख दीजिएगा तो 1.5-2 पेज में चला जाएगा। 2 पेज में तो आपको आराम से जो है 7 नंबर 8 नंबर दे देगा, समझ गए। तो आप इसको जो है कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, अब इसका यहाँ पे महत्व पूछेगा कि भाई इम्पोर्टेंट बताइए, मेंटल मैकेनिज्म यानी मनोरचना का क्या महत्व है, यह क्यों जो है ज़रूरी होता है, ठीक है। मनोरचना का प्रयोग दैनिक जीवन में समान व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है। जाहिर सी बात है कि मनोरचना एक तकनीक है जिसका प्रयोग सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में करता है, परंतु इसकी मात्रा सीमित सामंजस्य होती है। परंतु इसका जो हम यूज करते हैं यह सीमित होता है। अब आप लोग देखते होइएगा कि कोई व्यक्ति अगर शुरुआती स्थिति में अगर टेंशन में हो, एंजाइटी, चिंता में हो, द्वंद्व हो, तो वह अपने मन में अलग अलग तरीके अपनाकर, जो ऊपर वाला देखे हैं उनमें से कोई तरीका अपनाकर वह अपने आप को निकल जाता है बाहर चिंता से। लेकिन जब यह चीज़ें बढ़ जाता है, जब चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगता है, बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ पे व्यक्ति का जो मेंटल क्रिया है, जो मेंटल मैकेनिज्म है, वह रक्षा नहीं कर पाता है। वहाँ पे जो है व्यक्ति को कुछ भी कर ले, कोई भी उपाय कर ले, नहीं जाता है चिंता, फिर वहाँ पे डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है और मानसिक रोग से ग्रसित होने लगता है, ठीक है। तो ही कहता है कि मनोरचना एक समान व्यक्ति द्वारा भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, परंतु इसकी मात्रा सीमित सामंजस्य ही होती, मतलब इसकी मात्रा जो है सीमित ही होता है, समझ गए। किंतु जब इनकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है तब मनुष्य अपनी सेल्फ इमेज खोकर मानसिक रोग की ओर अग्रसर हो जाता है। वही चीज़ मैंने बताया कि जब आपका ये मेंटल मैकेनिज्म जब सीमित है, मतलब आपका काम कर जा रहा है, तब तो आप ठीक हो जाइएगा। लेकिन अगर आपका मानसिक रोग ज़्यादा हो जाए, समझ गए, जब यह मात्रा मानसिक रोग का यानी चिंता का, द्वंद्व का जब ज़्यादा हो जाए परेशानी, तो फिर वहाँ पे आपका यह मेंटल मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता है और फिर व्यक्ति मानसिक रोग की ओर अग्रसर हो जाता है। चूँकि यह एक हमारा नेचुरल गुण है, जो हमारा मानसिक तौर पे हमारा खुद का जो है मेंटल रूप से हम तरीका खोज लेते हैं इस सॉर्ट आउट करने का, लेकिन वह तरीका जो है ज़्यादा पर्याप्त नहीं होता है, सीमित रहता है, समझ गए ना। ये चीज़ें हैं। समानतः मनोरचना का प्रयोग तनाव, चिंता या संकट के समय में सामंजस्य स्थापित करने में किया जाता है। चीज़ों को समझ गए, फिर से समझ गए कि मनोरचना का उपयोग कहाँ पर करते हैं। अब इसके अलग अलग महत्व होते हैं। क्या क्या महत्व होते हैं देख लीजिए। महत्व होते हैं कि सामान्य मनुष्य अपने तनाव, उद्वेग व चिंता से अहम की रक्षा कर व्यक्तित्व संतुलन बनाए रखता है। कोई व्यक्ति है वह अपने आप को तनाव से, उद्वेग से, चिंता से जो है रक्षा करके अपने पर्सनालिटी को संतुलन, बैलेंस बनाकर रखता है, ठीक है। इसके द्वारा इनके सीमित प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। व्यक्ति इसका प्रयोग करके अपने आप को जो है क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है, मानसिक स्वस्थ बनाए रखता है। बिल्कुल सही बात है। मनोरचना के प्रयोग द्वारा मनुष्य समस्या निवारण क्षमता व समायोजन में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही बात है। मनोरचना के प्रयोग करके मनुष्य अपने समस्या को क्या करता है, निवारण करता है और एडजस्टमेंट में भी वृद्धि होता है। जाहिर सी बात है, मेंटल मैकेनिज्म का काम ही है कि छोटे मोटे मानसिक समस्याओं को जो है सपोर्ट करता है, रक्षा करता है हमें ज़्यादा समस्या होने से, ठीक है ना।
आगे है, कुछ मनोरचनाएं सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायता करती है। कुछ ऐसे भी मनोरचनाएं होते हैं जो आपको आसपास रिलेशन को बिगड़ने से बचाता है, मतलब निर्माण में सहायता करेगा। आगे है, मनोरचनाएं के माध्यम से व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छा एवं अपराध बोध की भावनाओं के साथ समझौता करता है। मनोरचनाएं के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, उसके अंदर अगर इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुआ है किसी चीज़ को लेकर, उसके मन में अगर अपराध जैसे बातें आ रही है तो उस पर कंट्रोल करता है, समझौता करता है कि ये गलत चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अपराध करने वाला, वो सोच रहा है कि हम किसी को पीटेंगे मारेंगे, लेकिन उसको वो काम करने ये चीज़ें मन में आ रहा है तो ये तो गलत चीज़ है। किसी को पीटना, किसी को अपराध वाला बोध आना, ये तो गलत चीज़ है, गलत मानसिक है आपका। लेकिन वहाँ पे हर व्यक्ति किसी को मारने पीटने से पहले उसके मन में सोचता ज़रूर है कि ये गलत चीज़ें है। मन हमारा वहाँ पे रोकता ज़रूर है कि नहीं नहीं नहीं, किसी का सबका अपना अपना जीवन है, क्या है, ज़िंदगी में कमाने खाने आया है, जो जितना मेहनत करता है, जिसका जितना नसीब है उतना पहुँचता है, ठीक है। क्यों जाए हम बैर करने, क्यों जाए झगड़ा करने, लड़ाई मारने पीटने, ठीक है ना, सबके दिमाग में आता है। और यही मेंटल मैकेनिज्म होता है जो व्यक्ति को गलत अपराध जैसे भावनाओं, चिंताओं, टेंशन, द्वंद्व से रोकता है, समझ गए। अब जब ये चीज़ें ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, तो फिर वहाँ पे मेंटल मैकेनिज्म हावी नहीं होता है, फिर व्यक्ति का गुस्सा हावी रहता है, वह कांड कर देता है, समझ गए ना। यह व्यक्ति के अहम की बढ़ी हुई चिंता व तनाव से बचाती है, समझ गए चीज़ों को। रक्षा युक्तियों, मेंटल मैकेनिज्म द्वारा कुंठा, तनाव, निराश, असफलता तथा चिंता की प्रबलता में कमी आता है। इसके द्वारा आत्मसम्मान एवं अहम रक्षा तथा व्यक्तित्व संतुलन में सहायता मिलती है। उसी सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया, यही सब महत्व है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो भी लोग हैं वो इंग्लिश वाले PDF दे देंगे, अपना इंग्लिश में देख लीजिए, समझना है तो हिंदी में समझिए, और आपके लिए यही काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 यानी सेकेंड ईयर के MSN 2 में है और फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है। मोस्ट VVI यह प्रश्न है दोनों के लिए, आप लोग इसको जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि फ्रैक्चर अस्थिभंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कारण होते हैं फ्रैक्चर होने का, इसका क्या लक्षण, क्या निदान, क्या फर्स्ट एड होगा, सब पूछेगा आपको 10 नंबर में, तो आप बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्चर अस्थिभंग, फ्रैक्चर हड्डी का बीच में टूट जाना या दरार पड़ना अस्थिभंग कहलाता है। अस्थिभंग, अस्थि मतलब हड्डी, भंग मतलब बिखर जाना, टूट जाना। तो अस्थि भंग का मतलब ही होता है कि हड्डी का बीच से टूट जाना या दरार पड़ जाना अस्थि भंग कहलाएगा, समझ गए। अस्थि का भंग हो जाना मतलब टूट जाना, हड्डियों को टूट जाना, बिखर जाना, दरार पड़ जाना, यही तो अस्थि भंग होगा ना, फ्रैक्चर। जब किसी व्यक्ति द्वारा अस्थि अथवा हड्डी पर ज़्यादा जोर डाला जाता है तो हड्डी या तो टूट जाता है या उसमें दरार आ जाता है, ठीक है। आप लोग को बता दें कि जब कोई व्यक्ति है, किसी भी काम कर रहा है, कहीं पे ठोकर लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके हड्डी वाले पार्ट पर क्या होता है, ज़्यादा जोर लगता है, जिसके कारण हड्डी वहाँ से टूट जाती है, समझ गए। अस्थि भंग से पूर्णतः अपंगता भी हो सकता है। आप लोग देखते होइएगा कि कभी कभी किसी को इतना भयंकर फ्रैक्चर होता है कि वह व्यक्ति को वह उस पार्ट में डिजेबिलिटी हो जाता है, अपंग हो जाता है, समझ गए, देखते होइएगा। तो वही कहता है कि अस्थि भंग से पूर्णतः कंप्लीट रूप से व्यक्ति जो है अपंग हो जाता है, विकलांग भी हो जाता है। एवं कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जहाँ पे अस्थि भंग से व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है। डेथ क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में चारों तरफ नस फैला हुआ है, नर्व फैला हुआ है, तंत्रिका फैला हुआ है। अगर उस बॉडी पार्ट के तंत्रिका में अगर भयंकर चोट लग जाए तो वह बॉडी पार्ट आपका बेकामयाब हो जाता है, समझ गए, लंगड़ा लूझा हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपके ब्रेन के हड्डी में अगर भयंकर चोट लग जाए, समझ गए,
पीठ के रीढ़ की हड्डी में भयंकर चोट लग जाए और वह चोट आपके जो है धमनी को, समझ गए, वाइटल ऑर्गेन जो जैविक साइन है उसको प्रभावित करे तो उससे व्यक्ति को मृत्यु भी हो जाता है। समझ गए, देखते हो यह कभी कभी भयंकर चोट लगने से व्यक्ति का डेथ कर जाता है। तो कहीं ना कहीं वह आंतरिक जो है व्यक्ति को असर कर जाता है वाइटल ऑर्गेन पर। वाइटल ऑर्गेन कौन है? हार्ट, ठीक है, हार्ट है, फेफड़ा है, समझ गए, स्पाइनल है, समझ गए, ये सब एक बहुत ही जो है ब्रेन, ये सब आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है। इसमें अगर खतरनाक चोट लगेगा तो इससे फ्रैक्चर होकर व्यक्ति को अंदरूनी हिस्सा में चोट पहुंचेगा और डेथ कर जाता है, नस दब जाएगा, तंत्रिका दब जाएगा, जिससे डेथ हो जाता है। तो यही चीज़ है, फ्रैक्चर से डेथ भी होता है, अपंगता भी आ जाता है, या कभी कभी नॉर्मल फ्रैक्चर होता है तो सिर्फ हड्डी टूट के भी रह जाता है। तो ये हो गया फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है, 10 के आसपास प्रकार है। चलिए हम बताते हैं। फ्रैक्चर के प्रकार में होता है पूर्ण फ्रैक्चर, कंप्लीट, पूर्ण अस्थिभंग मतलब कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब है कि हड्डी टूटकर, जैसे एक हड्डी है तो दोनों टूटकर एक साइड ए बिखर जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो वो पूर्ण अस्थिभंग होता है। अपूर्ण अस्थिभंग का मतलब होता है कि इस प्रकार के अस्थिभंग में हड्डी क्रॉस सेक्शन के भाग में दरार पड़ते हैं, मतलब इसमें हड्डी पूर्ण रूप से टूटता नहीं है, एक साइड से हड्डी में लगा रहेगा, एक साइड से हड्डी टूटा रहेगा, तो यह अपूर्ण अस्थिभंग होगा। ओके, तीसरा है साधारण अस्थिभंग, सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर कहने का मतलब है कि यह सबसे समान अस्थिभंग है, इसमें त्वचा में कोई घाव नहीं होता है, इसमें सिर्फ जो है आपके हड्डी में हल्का फल्का क्रैक होता है, यही सिंपल फ्रैक्चर होता है। खुला अस्थिभंग है, ओपन फ्रैक्चर, या इसी को कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। खुला अस्थिभंग या विशेष अस्थिभंग, इस अस्थिभंग में त्वचा भी चोटिल हो जाता है एवं घाव जो है हड्डी तक पहुंच जाता है। हड्डी तो टूटता ही है, लेकिन जो टूटा हुआ वाला हड्डी है ना, वह त्वचा भी जो है छेद देता है, चोटिल कर देता है व्यक्ति को। तो ये जो है आपके खुला अस्थिभंग हो गया, ठीक है। पांचवा है कच्ची अस्थिभंग, ये ज़्यादातर बच्चे में होते हैं, मुलायम, जब बच्चा में हड्डी मुलायम होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो चोट उट लगने पर हड्डी मुड़ जाता है, ठीक है। तो जो हड्डी मुड़ जाता है चोट लगने पर, वह भी एक प्रकार के फ्रैक्चर ही होता है, वह ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, ठीक है। यह जो है टूटा हुआ मालूम नहीं पड़ता है, सिर्फ झुका हुआ इस प्रकार से दिखाई देगा, यह ज़्यादातर बच्चों में होता है, समझ गए, कच्ची अस्थिभंग। छठा है अनुप्रस्थ अस्थिभंग, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसमें अस्थिभंग सारी हड्डी के आर पार कर जाता है। मानिए अगर पैर का हड्डी टूटा तो वह एक दूसरे को आर पार कर जाएगा टूटकर, समझ गए, यह अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, समझ गए। तिरछा अस्थिभंग है, ऑब्लिक फ्रैक्चर है, इसमें हड्डी के आर पार तिरछी टूट जाती है, जैसे यह अस्थि है, समझ गए, ये अस्थि है तो बीच से अगर टूटेगा तो ऐसे जो है आपका हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जो है आपका ए हो जाएगा, फिर ऊपर से जो है इसी प्रकार से जो है आपके ऐसे जो है हो जाएंगे, ठीक है। तिरछा, तिरछा जो है टूटेगा तो ये भी तिरछा टूटकर आर पार करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑब्लिक फ्रैक्चर। आगे है स्पाइनल अस्थिभंग, स्पाइनल फ्रैक्चर, हड्डी के बेलनाकार भाग के मध्य भाग में चारों ओर टूट पड़ जाना, जैसे ये बेलनाकार भाग है, ठीक है, हड्डी है, इसके चारों साइड से जो है आपके फ्रैक्चर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से जो है आपके चारों साइड से इसमें जो है आपको कुछ इस प्रकार से जो है चारों साइड से ऐसे जो है इसमें टूट पड़ जाएगा, तो यह जो है आपका हो जाता है स्पाइनल फ्रैक्चर, ठीक है, समझ गए। आगे चलिए, बहुखंड, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। बहुखंड का मतलब है कि इस तरह के टूट में हड्डी जो है कई भागों में टूट जाता है, एक भाग में नहीं रहता, मल्टीपल भाग में जो है कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी जो है खुंडी खुंडी हो जाएगा, समझ गए ना। 10वां है धंसा हुआ अस्थिभंग यानी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, और इस प्रकार के जो फ्रैक्चर होता है यह टूटकर हड्डी उसी जगह में फंस जाता है, और इस प्रकार के ज़्यादातर या तो मुंह में चोट लगने से, फेस में या खोपड़ी में चोट लगने से हड्डी जो टूटता है तो खोपड़ी का हड्डी टूटकर खोपड़ी में ही धंस जाता है, मुंह का टूटेगा तो मुंह में ही धंस जाएगा, तो यह जो है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है, समझ गए। तो ये 10 फ्रैक्चर आपको बता दिए, याद रखिएगा। आगे है अस्थिभंग के कारण, कॉज ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के क्या कारण होते हैं, तो फ्रैक्चर के कारण इसी 4 कारण में सभी चीज़ें आ जाएगा, जितना भी चोट हो, एक्सीडेंट हो, इसी 4 कारण में आ जाएगा, समझ गए। जैसे प्रत्यक्ष चोट हो, डायरेक्ट चोट है, डायरेक्ट चोट का मतलब है
कि डायरेक्ट चोट का मतलब है कि जैसे हथौड़ा चला रहे हैं और डायरेक्ट आपके हाथ पर पड़ जाएगा तो उससे भी टूट जाएगा। या डायरेक्ट जो है आप किसी गाड़ी के नीचे में, उसके टायर के नीचे में आ जाइएगा, गाड़ी के पहिए के नीचे में, तो डायरेक्ट वह मसल देगा, चढ़ा देगा, तो उसे डायरेक्ट जो होता है वायलेंस वह प्रत्यक्ष रूप वाला होगा। ठीक है। मांसपेशियों के बल द्वारा मस्कुलर एक्शन। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा हड्डी एक साइड नहीं है और मांस एक साइड नहीं है। मांस जो है, मस्कुलर जो है, हड्डी को चबक कर रखा हुआ है। तो अगर मांस आपका हड्डी को चबक के नहीं रखेगा तो जगह नहीं बनेगा सही से। तो ये जो मांस जहाँ पे है, हड्डी को कस के जकड़ा हुआ है, वहाँ पे मसल्स में अगर जोर के झटका लगेगा, खिंचाव आएगा मसल्स, तो वह मसल्स अपने साथ खींचेगा हड्डी को। तो वह हड्डी को खींचेगा तो वह हड्डी भी अपने जगह से जो है इधर से उधर होगा, तो उससे भी फ्रैक्चर आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मांसपेशी के बल के द्वारा हड्डी में फ्रैक्चर होता है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। तीसरा है अस्थि बंधों के बल द्वारा फोर्स ऑफ लिंगामेंट। अब मानिए जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जहाँ पे अस्थि को जोड़ कर रखता है, वहाँ पे एक लिंगामेंट होता है अस्थि को बांधने वाला। उस लिंगामेंट में अगर खिंचाव आएगा, चोट लगेगा, खिंचाव आएगा, तो क्या होगा, वह भी हड्डी को अपने जगह से जो है मोड़ देगा। जैसे टखना हो गया, हाथ के कलाई हो गया, यहाँ पे ज्वाइंट होता है और इस पर ज्वाइंट में खिंचाव आने से, चोट लगने से या दबाव पड़ने से या एक्सीडेंट होने से, ठीक है ना, तो ये सब जो है होता है। तो अप्रत्यक्ष जो है आपके चोट में फोर्स ऑफ लिंगामेंट से, ज्वाइंट वाला भाग में। ठीक है। अप्रत्यक्ष चोट। अप्रत्यक्ष चोट का कहने का मतलब है कि जैसे हम अचानक चल रहे हैं, हमारा पैर जो है खड्डा में पड़ गया, होता है ना कि चलते चलते हैं और खड्डा में पैर पड़ गया, तो जो है पैर क्या होता है, एकदम मुड़ जाएगा, पैर जो है वहाँ हड्डी क्रैक हो जाएगा, या फिर कभी कभी जो है सिर्फ मोच होकर ही रह जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब है कि डायरेक्टली चोट नहीं लगकर किसी चीज़ के थ्रू, जैसे चल रहे हैं और पूरा जो है मुंह के साइड से गिर गए, तो प्रत्यक्ष चोट तो नहीं लगा, लेकिन हम किसी चीज़ से जाकर टकरा गए, ठीक है, गिर गए, तो इन सब चीज़ से जो चोट लग जाता है तो वह अप्रत्यक्ष चोट होता है और उससे भी फ्रैक्चर का कारण होता है। तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, 4 कारण। ठीक है। मैं जो बताता हूँ फ्री में नहीं बता रहा हूँ, ये सब ये पॉइंट में लिखना पड़ेगा। ये चारों पॉइंट ऐसे ही मैं दे दिया हूँ, मैं बता दिया आपको, जो है चारों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा जितना मैंने बताया, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है। अब फ्रैक्चर के क्या साइन सिम्टम होते हैं देख लीजिए। तो फ्रैक्चर वाला व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है दर्द होता है, ठीक है, छूने पर भी दर्द होगा, दर्द लगातार बढ़ते जाता है और दर्द के साथ जो है वह जो है क्या होता है, सूजन भी होते रहता है, छूने हिलाने पर भी दर्द होता है, अस्थि भंग के स्थान पर सूजन हो जाता है, क्रैक की ध्वनि सुनाई देना या हड्डियों के आसपास में रगड़ महसूस होता है। जहाँ फ्रैक्चर होगा तो इधर उधर करिएगा तो देखिएगा कि क्रैक के सुनाई देगा, आसपास में रगड़ जैसे आवाज़ आएगा, तो यह लक्षण होते हैं फ्रैक्चर के। ठीक है। निदान क्या होते हैं, तो डायग्नोसिस में वही है, शारीरिक जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करवाया जाता है फ्रैक्चर होने पर। ओके। जटिलता क्या होगा, तो जटिलता में अगर कॉम्प्लिकेशन में मान गए भयानक अगर फ्रैक्चर होगा तो जटिलता ये हो सकता है कि नर्व डैमेज हो जाएगा, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है वह नर्व डैमेज हो जाएगा, तो उस अंग में अपंगता आ जाएगा। ठीक है। आपका रक्त वाहिनी डैमेज हो सकता है, चूँकि सभी पार्ट में ब्लड वेसल्स छाया हुआ है, तो चोट लगने से हड्डी अगर क्षतिग्रस्त कर देगा वस्कुलर को तो डैमेज हो जाएगी। रक्तस्राव हो सकता है, आघात लग सकता है, समझ गए, अगर भयंकर जो है हो जाए फ्रैक्चर। तो अस्थायी विकृति, परमानेंट डिफॉर्मिटी, जैसे लंगड़ापन, टेढ़ापन, ये सब हो सकता है। सेप्सिस, गंभीर संक्रमण भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए फर्स्ट एड आप लोग खुद से लिखिएगा, टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम दे दिए हैं, फर्स्ट एड दे दिए हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार अगर किसी चीज़ के नहीं लिख पाते हैं, मतलब आपका पढ़ाई सही नहीं है। ठीक है, नहीं मन से पढ़े हैं। यहाँ पे टोटल इंग्लिश मैंने दे रखा है, जो भी लोग इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में इसको कंप्लीट कीजिएगा। ये पीडीएफ देने का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाइएगा, सो जाइएगा तो आप अपना बिगाड़िएगा। एक दिन में एक पीडीएफ 3 क्वेश्चन देते हैं, कंप्लीट करना है, इसी टारगेट के साथ पढ़ के चलिए तो अच्छा होगा। तो चलिए एक और प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से, यानी सेकेंड ईयर में है, MSN 1 में, और
फर्स्ट ईयर में है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी है और माइक्रोबायोलॉजी यानी बायोसाइंस में भी है। तो फर्स्ट ईयर में तो दोनों में है, फंडामेंटल और माइक्रोबायोलॉजी दोनों में है, और सेकेंड ईयर में भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में है। पूछता है, समझ गए, ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ, पूछता है ये क्वेश्चन 5 नंबर में, नोजोकोमियल संक्रमण। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम लोग अस्पताल में होने वाले संक्रमण के नाम से भी जानते हैं, अस्पताल जनित संक्रमण, और इसके रोकथाम को भी समझाता है। जब भी आपसे पूछेगा तो इसके रोकथाम जरूर पूछेगा, अस्पताल जनित संक्रमण को। सबसे पहले जानिए अस्पताल जनित संक्रमण होता क्या है। तो अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान होने वाले संक्रमण को अस्पताल जनित या चिकित्सालय जनित संक्रमण कहते हैं। ठीक है, देखिए, अस्पताल में कोई मरीज गया, भर्ती हुआ, और अस्पताल में भर्ती होने के बाद जो है उसको कोई संक्रमण अस्पताल में हो गया, तो वह जो है अस्पताल जनित संक्रमण यानी नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। इससे अस्पताल में प्राप्त होने वाला संक्रमण हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। मतलब नोजोकोमियल संक्रमण को अस्पताल में प्राप्त होने वाला संक्रमण हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। समझ गए, आगे चलिए। अस्पताल में अनेक प्रकार के बीमारी से ग्रसित मरीज होते हैं। बिल्कुल सही है, नॉर्मल मरीज भी होता है, हड्डी टूटा हुआ, जला हुआ, पॉइजन वाला, मतलब नॉर्मल मरीज भी होता है, और संक्रामक बीमारी वाले भी होते हैं, जैसे टीबी वाला, इन्फ्लुएंजा वाला, एड्स वाला, बहुत सारे होता है। ठीक है, तो अतः अस्पताल के वातावरण में अनेक रोगजनक सूक्ष्म जीव भी उपस्थित रहते हैं। अब अस्पताल है तो अस्पताल में संक्रमण वाला भी मरीज रहता है, तो जाहिर सी बातें हैं कि जब मरीज संक्रमण का होगा तो उसका वातावरण भी जो होगा वह सूक्ष्म जीव वाला, रोगजनक वाला होगा ही होगा। तो इस कंडीशन में जब कोई व्यक्ति अस्पताल में प्रवेश करता है और तब पहली बार इन रोगजनक सूक्ष्म जीवों से व्यक्ति का सामना होता है, जो उस अस्पताल के वातावरण में रोगजनक सूक्ष्म जीव मौजूद होता है किसी संक्रमण मरीज के द्वारा, तो वह कोई एक नया मरीज या दूसरा टाइप के मरीज या एक स्वस्थ व्यक्ति भी अस्पताल में गया, और जाने के बाद जो है उसे अस्पताल में इस सूक्ष्म जीवों से प्रथम बार सामना होता है, और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाए जाने के कारण यह संक्रामक जो कारक होता है व्यक्ति में संक्रमण पैदा कर देता है, और यही जो है अस्पताल जनित संक्रमण होता है। ठीक है, तो कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो बिल्कुल जो है सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो, सूक्ष्म जीव वातावरण में रहता ही रहता है। अब अस्पताल में कोई गया और किसी का जो है इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है बॉडी का, तो क्या होगा कि जो अस्पताल में संक्रमण का जीवाणु है वह प्रवेश कर जाएगा उस व्यक्ति के अंदर और उसको संक्रमण पैदा कर देगा, तो वह संक्रमण अस्पताल जनित संक्रमण हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को, बस सीधी सी बातें हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ को समझ गए। नोजोकोमियल संक्रमण व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। कोई भी संक्रमण है वह व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर ही देता है, तथा उसके रिकवर होने की प्रक्रिया को भी बाधित करता है। अब एक नॉर्मल पेशेंट है, दूसरा बीमारी का पेशेंट है, और उससे संक्रामक बीमारी उस अस्पताल में पकड़ लिया दूसरा, तो जो पहले से बीमारी है उस बीमारी को बाधित कर देता है, जो संक्रमण हो जाता है दोबारा। ठीक है, तो वह जो है बाधित करता है व्यक्ति को रिकवर होने में। समझ गए, चलिए अब आता है कि अस्पताल जनित संक्रमण को रोकथाम कैसे करेंगे, यानी अस्पताल से जो संक्रमण हो सकता है उसको हम कैसे रोकथाम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रोगी की देखभाल करने से पूर्व एवं बाद में अच्छी तरह हाथ धोएं। सबसे पहले ध्यान रखें कि आप अगर नर्स है तो आपके द्वारा भी एक नॉर्मल पेशेंट को संक्रमण फैल सकता है। आप एक वार्ड से देखकर दूसरे वार्ड में जाइएगा, तो हो सकता है पहले आप संक्रामक वार्ड में देख रहे थे, बाद में जाके आप नॉर्मल वार्ड में गए देखने मरीज को, तो हो सकता है वहाँ पे नॉर्मल वाले मरीज को संक्रमण फैल जाए। तो उससे अच्छा है कि रोगी के देखभाल करने से पूर्व एवं बाद में अच्छी तरीक़ा से हाथ धो ले, ताकि वह हाथ लेकर आप कहीं जाएं तो किसी दूसरे को ना हो। ठीक है, सावधानी पूर्वक एवं सही ढंग से जो भी उपकरण है उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अस्पताल में एक ही उपकरण है, उसी उपकरण को हर एक मरीजों का उपयोग होता है, लेकिन उपयोग होता है उससे पहले क्या होता है, उसको अच्छे से स्टरलाइज किया जाता है, ताकि इस उपकरण से किसी दूसरे मरीज को देखे तो उसको जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मास्क पहने, गाउन पहने, दस्ताना पहने, इन सब का प्रयोग करें, जिससे इन्फेक्शन की संभावना कम होता है। ठीक है,
आगे है, प्रतिरक्षक प्रदान कर मरीज के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। प्रतिरक्षक कहने का मतलब है कि जो टीकाकरण होता है वह टीका दे ताकि बॉडी में जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ठीक है। संदूषित पदार्थों के संपर्क में आने से पहले एवं बाद में हाथ में धो। अब जैसे ही एक नॉर्मल इंसान है या एक काम करने वाला मरीज है या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संदूषित जो है सामान के संपर्क में आता है तो उससे पहले और बाद में हाथ धोनी चाहिए। ठीक है। रोगी के वार्ड एवं वातावरण को स्वच्छ एवं प्रकाश युक्त रखें। रोगी जहाँ पे है वह रोगी को वार्ड में जो है बिल्कुल प्रकाश वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए, प्रकाश वाला रखना चाहिए। स्टरलाइजेशन तकनीक का उपयोग करना चाहिए संक्रमण को हटाने के लिए, मुक्त करने के लिए। अच्छी तरह हाउस कीपिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, मतलब देखभाल करना चाहिए। ठीक है। आगे है, अस्पताल के फर्श पर रक्त गिरा हो, शरीर का कोई अन्य द्रव गिर जाने पर साफ करने हेतु एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का प्रयोग करें, जैसे फिनाइल हो गया, ठीक है, एरोसॉल हो गया, डिटॉल हो गया, ये सब का प्रयोग करें। ठीक है। मरीज की देखभाल के दौरान विसंक्रमित उपकरण का ही इस्तेमाल करें ताकि संक्रमण उसको न हो। ठीक है। आगे है, संक्रमण के स्रोत एवं संचरण का मार्ग ज्ञात करना चाहिए। संक्रमण किस मार्ग से फैला, कैसे फैला, इसका ज्ञात करना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए तो उस मार्ग को, उस स्रोत को आप बंद कर देंगे। अस्पताल को साफ सुथरा एवं पूर्ण रूप से हवादार होना चाहिए ताकि जो इन्फेक्शन है वह बाहर निकल जाए। ठीक है। आगे है, संक्रमण का शीघ्र निदान एवं उपचार करना चाहिए। कोई भी संक्रमण हो तो उसे तुरंत पता लगाइए और उसका निदान करिए, उपचार करिए। उत्सर्जी पदार्थों का सुरक्षित परित्याग करें, जैसे मल मूत्र थूक बलगम, इन सभी का जो है सही तरीके से डिस्पोज करें, क्योंकि अगर कोई संक्रमण वाला मरीज है और उसके मल मूत्र और थूक और बलगम को ऐसे ही इधर उधर अगर छोड़ दिया जाए तो वह वातावरण में कीटाणु चला जाएगा और वह दूसरे व्यक्ति को श्वास लेगा, उसके थ्रू उसके चला जाएगा और उसको कर देगा संक्रमित। तो इसको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। ओके। संवेदनशील व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और अस्पताल में अगर लगे कि जो पेशेंट संक्रमण का ज़्यादा खतरा है उसको ज़्यादा सुरक्षा देंगे। संक्रमित मरीजों को अलग रखेंगे, अन्य मरीजों से आइसोलेट में रखेंगे, आइसोलेशन वार्ड में। ओके। संक्रामक बीमारियों के लिए टीके लगवाना चाहिए। अगर बीमारी संक्रामक है तो टीका लगाइए, उससे भी बचा जा सकता है। ओके। पिंडुन संक्रामक क्रॉस इन्फेक्शन पर नियंत्रण करना चाहिए, एक दूसरे को न फैले इस पर नियंत्रण करेंगे। कीटों का नाश करना चाहिए ताकि यह रोगों को न फैला सके। ठीक है। जो कीट होता है बहुत सारे, उसको जो है नाश करेंगे ताकि यह अन्य रोगों को न फैलाए। रोग कारक जीवाणुओं को प्रभाव को रोकने हेतु एंटीसेप्टिक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अस्पताल में फॉगिंग करना चाहिए, उससे भी जो है संक्रमण रुकता है। साफ सफाई का बहुत ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। पानी से सिर्फ नहीं साफ करके उसमें एंटीसेप्टिक घोल मिला के फर्श को साफ करवाना चाहिए। हर एक उपकरण को स्टरलाइज करके प्रॉपर तब उपयोग करना चाहिए। तो इसमें 20 पॉइंट टोटल दिया है आपको, आप खुद से भी दिमाग लगाइए ना कि हम क्या क्या करेंगे कि अस्पताल में अन्य व्यक्ति, अन्य मरीजों को कोई संक्रामक रोग न हो, उससे रोकथाम किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को आप खुद से भी लिख सकते हैं दिमाग लगा के। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, ये सब इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा गया है। आप टोटल हिंदी इंग्लिश में मैंने दे दिया। PDF डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप सभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आज मैंने 3 क्वेश्चन दिया, इस 3 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है अपना। ठीक है। ताकि फिर मैं कल 3 क्वेश्चन आपको दूँ तो उसको तैयारी करने का आपके पास समय रहे। और जो भी तैयारी अब से कीजिएगा ना उसको डेली, ठीक है, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, वीडियो ये देख रहे हैं, तो ये वीडियो को आप देखिए, PDF पढ़िए, समझ गए। उसके बाद आज पढ़ लिए तो ऐसा नहीं है कि कल इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं, पहले कल वाला जो पढ़िएगा कल, उससे पहले इसको जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा, पहले वाला एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जिससे होगा क्या कि डेली बाई डेली एक एक बार पढ़ने से रिवाइज होगा और वह चीज़ें जो है आपके माइंड में बैठ जाएगा। कहीं भी बैठे रहिए तो जो चीज़ें नहीं है, जैसे मैंने आपको मेंटल मैकेनिज्म पढ़ाया, तो आप कहीं भी बैठे रहिए और दिमाग में लगाइए कि मेंटल मैकेनिज्म के कितने प्रकार, 2 प्रकार, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव में कौन कौन है, दिमाग पर जोर डालिए और देखिए कि पॉजिटिव में आपके पास कितना दिमाग में आ रहा है। नहीं आ रहा है तुरंत मोबाइल खोलिए, देखिए कि वो पॉजिटिव में कौन कौन से है।
निगेटिव के दिमाग में याद कीजिए कि निगेटिव में कौन कौन है। और जैसे ही जितना याद आ जा रहा है ठीक है, जो नहीं याद आ रहा है उसको ऊपर फोकस कीजिए मोबाइल खोलकर, ठीक है ना। एक तरीका से आप चीज़ों को ज़्यादा याद करके रख पाइएगा, वरना रटने रटाने से कुछ नहीं होगा, समझ गए। आप जानते हैं कि आप वीडियो कितना देखते हैं या देखिएगा, हमारे बोलने का कोई प्रभाव नहीं है, आप लोग वही करते हैं जो आपका मन होता है। बाकी आपके मदद के लिए हम हैं, तो शुरू कर दिए रिवीजन, बहुत लोग कह रहे थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।